अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। हमने न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियोलस पढ़ा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा, न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा। आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। आज के टॉपिक का नाम है क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलें आए देखते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम है क्या। देखिए, हमें ये बात पता है कि सेल डिवाइड करता है, एक सेल से दो बनते हैं। अब डिवाइड करने से पहले सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो डीएनए है, ये ओपन पड़ा हुआ होता है और इस ओपन स्ट्रक्चर को आप क्रोमैटिन कहते हैं। इसलिए जब हम इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं स्ट्रिंग लाइक और थ्रेड लाइक फाइबर्स विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, डिवाइड करने से पहले सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये लूज होता है, खुला पड़ा हुआ होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। अब इस क्रोमैटिन के अंदर दो चीजें शामिल है, एक तो डीएनए मौजूद होता है और दूसरा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, और साथ में क्या मौजूद है? प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं? बेसिकली जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिक होती हैं और साथ में इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर जो दो बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है उनकी अमाउंट क्या होती है? ज्यादा होती है। उन दो अमाइनो एसिड का नाम क्या बेटा? आर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पे लिख भी दिया है हिस्टोन्स आर बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स ड्यू टू अबंडेंस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड्स। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए बच्चे, एवरी 200 न्यूक्लियोसोम क्या होता है? Every 200 nucleotides are wrapped around a core of 8 basic and positively charged histone protein to form a structure called nucleosome. अब देखिए बच्चे, डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिवली चार्ज और डीएनए एसिडिक होता है, इसीलिए हम उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और ये बेसिक होती है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये एज ए मैग्नेट एक्ट करती हैं, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अपने इर्द गिर्द लपेट लेती हैं और वहां पे एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जैसे यहां पे देखें, ये जो रेड में ड्रा हुआ है ये डीएनए, और ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो यहां पे आपको नजर भी आ रहा होगा जो डीएनए है इन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था, और ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको आप क्या कहेंगे बच्चे? न्यूक्लियोसोम। बेसिकली ये न्यूक्लियोसोम डीएनए को स्टेबिलिटी दे रहा है, इसको स्टेबल बना रहा है, वरना ये इसी तरह लूज धागे की तरह गुंजल पड़ा हुआ नजर आता है। तो इसकी वजह से इसको क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी। यानी अब देखिए बच्चे, हमारे पास हमने कहा 8 हिस्टोन प्रोटीन होती है ऐसे, और इनके इर्द गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड्स लिपटे हुए। ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4, मेरे पास है 8 होती हैं बेसिकली। तो इसके इर्द गिर्द क्या होती है? 200 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके इर्द गिर्द ऐसे लिपटे हुए होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया इसको आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोसोम, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द डीएनए। और ये न्यूक्लियोसोम, इसके अंदर ये जो हिस्टोन है ये एज ए मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है। जाहिर है अपोजिट है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और साथ में एसिडिक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और बेसिक है, तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से डीएनए इनके इर्द गिर्द लिपट जाता है और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आप न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अच्छा, ये चीज समझाने से पहले, इससे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, और क्रोमोसोम को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि क्रोमोसोम पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब ये पैक कब होता है? जब सेल ने डिवाइड होना होता है, जब सेल ने दूसरे सेल में इन्फॉर्म, यानी डिवाइड डॉटर सेल में, अब
सबसे पहले आपने ये देखना है पेरेंट सेल क्या होता है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल है, इस सेल से आगे दो सेल्स बने, तो ये हमारे पास क्या है, ये पेरेंट सेल कहलाएगा और ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल कहलाएंगे। ठीक, अब यहां पे दो सेल्स बने हैं, सेल ने, इस पेरेंट सेल ने इन दोनों सेल्स में इक्वली जेनेटिक मटेरियल को भेजना है, यानी डीएनए को भेजना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इस क्रोमेटिन को पैक करके भेजेगा। इस पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन को आप क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। समझते हैं इसको, कि जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर सफर कर रहे हैं, तो आपके पास सामान है, और ऐसा तो होगा नहीं कि आप सामान को अलग अलग जो ना वो हाथ में उठा के लेके जाएं। तो आप क्या करते हैं, उस पूरे सामान को एक बैग के अंदर पैक करते हैं, और फिर जो है ना वो आप दूसरे शहर में चले जाते हैं। अब जब दूसरे शहर में आप जो है ना वो पहुंच गए, अब आपको उस सामान की जरूरत पड़ती है, तो अब आप क्या करेंगे कि उस सामान को खोलेंगे, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, बगैर खुले वो इस्तेमाल नहीं होगा। यही बात यहीं पे भी है कि जब सेल ने इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में भेजना है, यानी पेरेंट सेल ने जब इंफॉर्मेशन को डॉटर सेल में भेजना है, वो पैक करके भेजता है। अब जब इस सेल ने इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है, तो वो इसी पैक हुई हुई इंफॉर्मेशन को ओपन कर देता है। जो ओपन स्ट्रक्चर है उसको आप क्रोमेटिन कहते हैं, और जो पैक्ड फॉर्म है उसको आप क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ये फर्क है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में। तो देखिए बेटा, वैसे क्रोम का मतलब होता है कलर, और सोम कहते हैं बॉडी को। ऐसी बॉडी जो जब जो तब नजर आती है जब हम इसकी कलरिंग करते हैं, या मैं ब्लैक बगैर कलर किए हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते। तो देखिए बच्चे, यही बात कहती है इंटरफेज, रेस्टिंग फेज सेल डिवीजन की। इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, और इस दौरान सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी न्यूक्लियस के अंदर, ये खुली हुई शक्ल में मौजूद है, जिसको आप क्रोमेटिन कहते हैं। जो ही सेल डिवाइड, व्हेन सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, all the chromatin is compressed or condensed into specialized structure called chromosome। यानी जब सेल डिवाइड करता है तो वो इस पूरे क्रोमेटिन को कंप्रेस करता है, इसको कंडेंस करता है, इसको पैक करता है। उस पैक्ड फॉर्म को आप क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, अब देखिए बच्चे, हमारे पास ये जो क्रोमेटिन, मैंने आपसे कहा था पहले क्रोमोसोम को देखते हैं और फिर ये बात आपको समझ आएगी। तो क्रोमेटिन हमारे पास दो किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और एक को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। देखिए बच्चे, वो वाला क्रोमेटिन जो इनएक्टिव हो, मतलब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव टाइप ऑफ क्रोमेटिन। अब ये क्यों इनएक्टिव है, देखिए बच्चे, हम कहते हैं इट रिमेन्स परमानेंटली कंडेंस्ड। परमानेंटली कंडेंस्ड मतलब ये खुलता ही नहीं है। ये कभी देखे सब जब सेल डिवाइड हो रहा है या ना डिवाइड हो रहा है, ये खुलता ही नहीं, ये पैक ही रहता है। तो अब एक चीज पैक है तो आप उसको ओपन ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये क्योंकि कंडेंस रहता है, सेल इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जैसे ये देखें, ये खुली हुई शक्ल है, ये पैक हुई हुई शक्ल है ये वाली, तो ये हेट्रोक्रोमेटिन कहलाएगा। क्योंकि ये खुला ही नहीं है तो इसको आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो इट्स डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड। अब डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस से क्या मुराद है, इसके अंदर जो डीएनए मौजूद है या जीन मौजूद है उससे प्रोटीन बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि ये ओपन ही नहीं हो। इसके मुकाबले में यू क्रोमेटिन, यू कहते हैं ट्रू क्रोमेटिन, आपको पढ़ा अभी आपने, तो हम कहते हैं इट इज एक्टिव टाइप ऑफ क्रोमेटिन, इट इज कंडेंस्ड ओनली व्हेन सेल डिवाइड। यानी ये तब कंडेंस होता है, तब पैक होता है जब सेल ने इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरी सेल में भेजनी है, यानी पेरेंट सेल ने डॉटर सेल में भेजनी है। अब जब ये डॉटर सेल में पहुंच गया, ये वहां पे ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया तो अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सेल इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस डीएनए इज एक्सप्रेस, यानी इसके डीएनए से प्रोटीन बनाई जा सकती है। इससे मुराद होता है जीन एक्सप्रेशन या डीएनए एक्सप्रेशन। तो ये डिफरेंस है किसके दरमियान, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के दरमियान। अब हम आ जाते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। देखिए क्रोमोसोम के में आपको जो चीजें मिलेंगी वो हमारे पास सबसे पहले
क्रोमेटेड होता है। क्रोमेटेड हम कहते हैं एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो कॉपी है क्रोमोसोम की उसको आप क्या कहेंगे, रेप्लिका का मतलब है एग्जैक्ट हूबहू कॉपी। जैसे आप फोटो स्टेट करवाते हैं, जो कुछ आपने उसके ऊपर लिखा होता है वही दूसरे के ऊपर आ जाता है, दूसरे पेज के ऊपर। देखिए बच्चे, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। फर्क क्या है, इसका क्रोमेटेड एक है, इसके दो क्रोमेटेड्स हैं। अब देखिए बच्चे, ये दो कब हुए, जब सेल ने डिवाइड होना होता है, तो डिवाइड होने से पहले इसके पास एक क्रोमेट आप कह लें ऐसे होता है, और क्योंकि आगे सेल से दो बनने हैं तो इसलिए ये क्या करता है, इसकी हूबहू कॉपी बना लेता है। एक इस सेल में चली जाएगी और एक इस सेल में चली जाएगी, तो ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। फर्क क्या है कि ये इसकी एक क्रोमेटेड है, और जब इसकी रेप्लिकेशन होती है, कॉपी होती है, तो इसके साथ क्या लग जाते हैं, इसकी कितने क्रोमेटेड हो जाते हैं बच्चे, दो क्रोमेटेड हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी को आप क्या कहते हैं, क्रोमेटेड कहते हैं। अच्छा, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, पहले आपने ये समझना कि सेंट्रोमियर होता क्या, वो पॉइंट जहां पे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। जैसे यहां पे देखें बच्चे, यहां पे क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं ये अटैच होंगे, तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे बेटा, इस पॉइंट को आप सेंट्रोमियर कहेंगे या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। अब इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं, देखिए बच्चे, जब पैकिंग हो रही होती है तो बाज जगह पे फोल्डिंग ज्यादा हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब है फोल्ड हो जाना, कंस्ट्रिक्ट हो जाना किसी चीज का, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब जिस जगह पे सेंट्रोमियर मौजूद होगा उसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। तो ये एमसीक्यू ऐसे आता है, प्राइमरी सेंट्रोमियर रिप्रेजेंट्स, तो हम आप लिखेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर रिप्रेजेंट्स प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी जहां पे सेंट्रोमियर होगा उसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब जरूरी नहीं है ये सेंटर में, ये टॉप पे भी हो सकती है, टॉप से नीचे भी हो सकती है। इसकी बुनियाद पे हम क्रोमोसोम को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई भी करते हैं, ये आप कहीं आगे जो है ना वो सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी को आप क्या कहते हैं, क्रोमेटेड कहते हैं। और साथ में सेंट्रोमियर वो जगह जहां पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगी या जहां पे एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं उसको आप क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। अच्छा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा भी बाज जगहों पे डीएनए जो है ना वो टाइटली पैक हो जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या इसको आप न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने पढ़ा था न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन जो है ना वो ये क्रोमोसोम के ऊपर वो जगह है जहां पे न्यूक्लियोलाई बनते हैं, ठीक है। अच्छा, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जितना भी डीएनए होगा उसको आप क्या कहेंगे, सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। और क्रोमोसोम के ये जो एंड्स हैं इनको आप क्या कहेंगे, टीलोमर्स कहेंगे। तो ये जो एंड्स हैं ये क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ अटैच होने से बचाते हैं, तो टीलोमर्स, द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज टीलोमर्स। आगे चलते हैं बच्चे, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद की बात करें तो क्रोमोसोम हर स्पीशीज में स्पेसिफिक है, तो कम से कम क्रोमोसोम दो हो सकते हैं जैसे राउंड वॉर्म के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा हजारों में हो सकते हैं। जैसे आप इंडियन एक फर्न है, प्लांट है ओफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम, उसके अंदर तकरीबन 1260 क्रोमोसोम। अब यहां ह्यूमन की बात करें, जैसे ह्यूमन के जो सोमैटिक सेल्स हैं वो वाले सेल जो बॉडी बनाते हैं उनमें जो क्रोमोसोम है वो 46 है, और जर्म सेल की बात करें वो हैप्लॉइड होते हैं, एक सेट होता है क्रोमोसोम का, तो उनमें 23 आ जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आगे जो इंडिविजुअल है उसमें 46 हो जाते हैं। तो यहां से एक बात तो पता चल गई कि क्रोमोसोम की तादाद का तल्लुक ऑर्गेनिज्म की कंप्लेक्सिटी के साथ नहीं। जैसे आप प्लांट्स को देखते हैं, ये बनिस्बत एनिमल्स के कम कम्प्लेक्स है, तो ह्यूमन की बात करें इसमें 46 क्रोमोसोम है, जबकि इसके अंदर 1260 क्रोमोसोम है। तो अगर क्रोमोसोम का ताल्लुक कंप्लेक्सिटी से होता तो इस इंडियन फर्न को एनिमल से भी ज्यादा क्या होना चाहिए था, कम्प्लेक्स होना चाहिए था, क्योंकि एनिमल, ह्यूमन जैसे एग्जांपल है उसके अंदर जो है ना वो 46 क्रोमोसोम है, लेकिन ह्यूमन बनिस्बत प्लांट्स के क्या होते हैं, ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बेसिक्स हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर आप इसके बावजूद आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।